नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए, जैसे कि हमने कहा था आपको कि हर मंडे और जो होगा ट्यूसडे यानी कि सोमवार और मंगलवार को हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे साइंस में, जो आपका टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि पिछले वीक में हमने मंडे और ट्यूसडे को आपका मोशन पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा दिया था। 25 क्वेश्चन तो देखने में थे, लेकिन पूरा आपका मोशन चैप्टर खत्म हो रहा था। 50 से 60-70 क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट हो रहे थे आपके विथ कॉन्सेप्ट। साथ के साथ अब जैसे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स में हैं, ठीक है, आप में से जो लोग भी अगर इच्छुक हैं मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको लगता है कि साइंस आपको एक बार पढ़नी चाहिए, अगर आपके मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, मैं देखिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें ज्वाइन ही कर लें, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है तो ये सोमवार और मंगलवार को हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे हैं, आप उसको ही अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ को मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ को मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर एक टॉपिक को ख़त्म करना है। जैसे कि एसिड बेस्ड सॉल्ट जो है, तो आज तो आपका कंप्लीट एसिड पे मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, पूरी की पूरी चीज़ मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। और एसिड बेस्ड सॉल्ट को हम लोग बहुत अच्छे से अपने कोर्सेज में, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, इसमें बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। और देखिए, ये आपको पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज़ जो हमारा ये मलाई है, मतलब इसमें अब आपको कुछ चीज़ छाटनी नहीं है कि हमें क्या इसमें छाट करके पढ़ना है। जो हो एकदम A to Z आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, मतलब कि उस एप्लीकेशन में आपको डाल दिया। ये देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा ये कंटेंट, ठीक है भाई। तो ये कंटेंट देखिए, अब जितने इंपॉर्टेंट एसिड थे, HCl से जितना क्वेश्चन आपका बन सकता था, इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर आपको बता दिया है, दे दिया है एज इट इज़ आपको इसी फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि कहीं से टाइपिंग कराया, कहीं से प्रिंट करवाया। अब जैसे यहीं से आपके कितने सवाल बन जाते हैं कि कहाँ पे आपके कौन सा एसिड प्रेजेंट है, पीएच की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, मतलब A to Z आपका यहाँ से सवाल। अब मतलब इतना अगर कर लेते हैं तो ये जो कंटेंट ही आपका 21 पेज में मैंने आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट दिया है। मोशन उसी प्रकार से पढ़ाया जब फिजिक्स, तो वहाँ पे भी आपको 10 से 11 पेज का कंटेंट है। तो जब हम लोग साइंस कंप्लीट कर रहे होंगे तो यकीन मानिए आपको 400 के आसपास पेज का तो आपको पूरा वो मलाई साइंस में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की बात कर रहा हूँ, कि उससे बाहर फिर आपको मतलब ये तो नहीं सोचना है पहले कि इसमें हमको क्या छाटना। पहले आप तो उतना पूरा गो थ्रू होंगे ही होंगे। और ये आपको लग रहा होगा केवल 20 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 60 मार्क्स है। 60 मार्क्स ही नहीं है, जब आप जीके जीएस में गलत कर रहे होंगे, ये आपका मेरिट बना रहा होगा, वहाँ पे आपको न्यूट्रल कर रहा होगा, मैथ्स कर रहा होगा, रीजनिंग कर रहा होगा, कंप्यूटर कर रहा होगा आपका। और साथ के साथ आपका लैंग्वेज पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कि आप अपने लैंग्वेज पेपर से पीछे हटिए। देखिए, लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा करना है, और केवल लैंग्वेज पेपर अच्छा कर लेना है तो उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे कमांड करनी है भाई। बाकी हमने बहुत अच्छे से एसिड बेस्ड सॉल्ट को ख़त्म कर लिया है। सारे स्टूडेंट्स का मैं अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। देखिए, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, कंटेंट मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। तो अगर आप में से जो लोग इच्छुक है, एक बार आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए फोकस स्टडी विद अभी। यहाँ हम लोग कंप्लीट आपके जो 450 मार्क्स है, यहाँ आपका 450 मार्क्स में आपका 180 मार्क्स हम लोग कवर करवा रहे हैं अभी तक, ठीक है। बहुत जल्द आपके लिए टेस्ट भी आ जाएगा, कॉम्बो टेस्ट, और कोशिश कर रहा हूँ झारखंड जीएस और कंप्यूटर की कुछ चीज़ें आपके लिए अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने सिक्योर किया 180 मार्क्स, तो वहाँ भी आपका जैसे कि 40 या 120 क्वेश्चन मार्क्स आपके झारखंड जीएस में, कंप्यूटर में भी 60 मार्क्स है वहाँ भी। बाकी इंडियन जीके मैं देख लूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो अभी तक जो चीज़ें हमारे पास है, मैथ, रीजनिंग और साइंस, और साथ के साथ आपका टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन मैथ्स का अगर आप लेते हैं कोर्स तो उसमें ही मिल जाएगा। बाकी कॉम्बो टेस्ट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा वेट करिए। आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फोकस स्टडी विथ अभी, लेकिन केवल जेएसएससी जेपीएससी के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया, ठीक है। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, एसिड बेस्ड सॉल्ट का हमने चीज़ें आज देखनी है। और अगर आप एलपी टेक्नीशियन के अगर फ्यूचर में फॉर्म भरेंगे, या डीएफसीसीआईएल का जो भी वैकेंसी आई हुई उसको भी भरते हैं, तो भाई देखिए इस प्रकार से पढ़िए एक बार कि आप झारखंड सीजीएल के अलग पढ़िए, दरोगा के लिए अलग पढ़िए, एलपी के लिए अलग पढ़िए, ग्रुप डी के लिए अलग पढ़िए, पॉसिबल नहीं। हाँ, एलपी टेक्नीशियन जो सीबीटी 2 का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग उसका सिलेबस अलग है, वो मैं शुरू से बोला हूँ, इस कोर्स में आपका यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, कोर्स भी हमारा बाइलिंगुअल है, तो एक बार जरूर से जरूर एनरोल करिए। कंटेंट देखिए क्या कंटेंट आपको दी जा रही है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटा एसिड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो जो प्रति अम्ल है उसके बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है,
अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। रीज़न ये होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रति अम्ल के बारे में, या आप यहाँ ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पूछ क्या रहा आपसे, कथन सही नहीं है। तो इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट का यहाँ पर चयन करना है। तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है क्या है कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरामल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, यानी आपको बोल रहा है कि एंटा एसिड इज यूजफुल फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति अम्ल क्या है। प्रति अम्ल इंग्लिश में देखिए एंटा एसिड, यानी एंटी है किसके, एंटी एसिड। जैसे कि आप बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट के आप एंटी है, या किसी पार्टी है, जैसे कि आप एंटी कांग्रेस है या फिर एंटी बीजेपी है, मतलब आप बीजेपी के क्या है, एक विपक्ष में आप अपना सोच रखते हैं, या फिर कांग्रेस के जस्ट एक विपक्ष में आप अपना सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, वो हो गया एंटी। यानी उसी प्रकार एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल, मतलब जो अम्ल का जो नेचर है उसके अपोजिट जो नेचर है, यानी किसका, वो आपका एंटा एसिड का। तो अम्ल क्या करता है आपको पता होना चाहिए। एसिड अगर सिंपल सी, अगर एकदम सिंपल बोलचाल में जो हमने समझा था कि एसिड क्या होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो आपने कहा था सोर यानी कि खट्टा होता है। जब एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर आप एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, H+ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो अगर यहाँ बोला क्या गया है ऑप्शन में कि एंटा एसिड इज यूजफुल फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड, यानी जो आपके स्टमक में जो एसिड है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टमक यानी कि जो अमाशय यानी कि जो पेट है, वहाँ पर एक ग्लैंड, एक ग्रंथि है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। देखिए ये सब चीज़ें बायोलॉजी में बहुत ही डिटेल चलेंगे। तो उस जूस में क्या प्रेजेंट होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं बोल रहा हूँ, तो अब एसिड को भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा था। हालांकि एसिड को बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो अगर उसके स्ट्रेंथ की बात कर लिया जाए, उनके जो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात कर लिया जाए, तो बहुत तरह के एसिड होते हैं। तो एसिड में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका होता है क्या कि जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जब एसिड का डिसोसिएशन होता है, यानी कि जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें जो H+ का कंसंट्रेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, वो क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। लेकिन वीक एसिड में क्या होता है आपका, जब उसका डिसोसिएशन लेते हैं एसिड में, तो एसिड का, तो उसमें जो डिसोसिएशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का, उसमें वो डिसोसिएशन के बाद जो आयन मिल रहा है H+ की, उसकी जो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका रिवीजन होते चल रहा है, ये सब हमने आपको बताया क्लास में। तो वो हो गया आपका वीक एसिड का डेफिनेशन। अब हुआ क्या कि आपके स्टमक में बात की जा रही है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने छोड़ा एक जूस जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिस जूस में प्रेजेंट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस जो आपका छोड़ा गया है, HCl छोड़ा है जो उसने एसिड। अब देखिए 2 तरह के आपके एसिड होते हैं, ठीक है भाई, 2 तरह के एसिड होते हैं। मैंने आपको बताया था आपका एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। देखिए अभी हमने एक बताया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आपका बताया वीक एसिड। अब यहाँ पर एक मैंने कैटेगराइज कर दिया कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड को हिंदी में कहते हैं सांद्रण। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड है यानी कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि 100% आप दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या है, तनु। तनु का मतलब आप समझते हैं कि तनु मतलब पतला होना, यानी कि आप कोई भी चीज़ का गाढ़ापन अगर पतला करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कुछ कर देते हैं मिक्स, ठीक है। मिक्स क्या कर देते हैं, वाटर। यानी यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl, इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें 100% आपका क्या है, HCl प्रेजेंट है। देखिए यहाँ मैंने लिखा 100%, लेकिन यहाँ कोई परसेंट, आप कोई ऐसा नहीं है कि बॉर्डर लाइन खींच दिया गया कि इतना % अगर HCl है तो वो कंसंट्रेटेड होगा और उससे नीचे होगा तो वो डाइल्यूट होगा। मैंने बोला कि वहाँ पर HCl की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो आपका क्या हो गया, एक तरह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं लिख दूं डाइल्यूट HCl, मतलब उसमें जो HCl की कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर HCl के साथ साथ क्या मिक्स होगा, आपका वाटर भी मिक्स होगा। तो जो आपके स्टमक में जो एसिड होता है वो आपका डाइल्यूट HCl होता है, जिसकी pH वैल्यू भी आपसे पूछ ली जाती है, 1.2 से 1.5 होता है, या फिर 2 पॉइंट समथिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल ये सब हमने बता रखा है भाई, कितने pH वैल्यू क्या चीज़ें होती है। तो देखिए ये HCl भी हमारे बॉडी, जो हमारे स्टमक में, ये हमारे जो देखिए जो स्टमक है, जो अमाशय या जो पेट है, उसमें एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस लेयर। तो जब ये एसिड उस लेयर, जब इस एसिड का सिक्लेशन यानी कि जो ये हमारा HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो गैस्ट्रिक जूस के थ्रू मिल रहा है, अगर इसका सिक्रेशन के साथ साथ अगर आप कोई एसिड अमाउंट की कोई चीज़ खा ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, वाटर के साथ जब आपके पेट में कंबाइन कर लेता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस होता है, CO2। तो जब ये कंबाइन करता है तो आपके बॉडी में क्या आ जाता है, H2CO3, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये कार्बोनिक
कार्बोनिक एसिड क्या है आपका, एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। अब एक आपके ऑलरेडी पेट में क्या था आपका, एक एसिड था HCl, एक और आपने एसिड ले लिया और ये एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब ये आपने जैसे पिया तो आपके बॉडी में अब क्या होगा, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है कि जो आपके अमाशय का जो लेयर है ना, म्यूकस लेयर, उस पर क्या करता है, ये एक तरह से सीक्रेट कर बहुत अधिक अमाउंट में होने लगता है, तो एक जलन सी होने लगती है। अब उस जलन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपके बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया तो इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो उसको आप क्या करेंगे, कुछ बेस खाएंगे। तो आप जैसे खा लेते हैं क्या, इनो पी लेते हैं, क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, ये सब हमने बताया आपको। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में आइएगा, ऑप्शन में बोला क्या गया है कि एंटा एसिड इज यूजफुल फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन आपको चूज करना है कौन सा कथन गलत है। अब आइए, अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रति अम्ल होता है, वो प्रति अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, एंटा एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमें ये बताइएगा कि ये क्या जो ऑप्शन आपका दिया है, क्या ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है भाई, ये बताइए क्या ये ऑप्शन आपका सही है। अब ये थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाइए, इसमें कोई कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो सकता है, आप ही सोचिए, प्रति अम्ल है, ये एसिड के एंटी है, यानी ये नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है और ये सही होगा इस ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाकी सी ऑप्शन भी देखते क्या सही है। ये आपका क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम होता है। ये एक प्रति अम्ल है, NaHCO3 इज एंटा एसिड। तो अब आपको मैंने बताया था क्लास में, ठीक है, देखिए जो लास्ट क्लास मैंने ली थी आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट का, ठीक है, ये शायद वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे। तो मैंने बताया था क्या कि ये CO3 कार्बोनेट और ये सोडियम क्या है आपका, मेटल है, यानी कि मेटल कार्बोनेट। अब आप याद करिए जो मेटल कार्बोनेट था आपका, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट या सॉरी, और ये आपका क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो दोनों मैंने बताया था इसकी नेचर कैसे होती है, तो बेसिक नेचर की होती है, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि जब आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका एसिड के साथ कंबाइन कर रहा था तो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कंटेंट में मैंने आपको बताया भी था। देखिए मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, कैसा होता है नेचर में, कैसा होता है नेचर, इसका प्रवृत्ति तो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और एंटासिड की का नेचर भी कैसा होता है, प्रति अम्ल का, उसका भी बेसिक होता है। अब देखिए अब ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया था कि जब आपने मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को जब आपने एसिड से कंबाइन किया तो आपका क्या बना, NaCl सॉल्ट बना, वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बना, ठीक है, गैस बना। अब हमें ये बताइए ये NaCl जो बना, सॉल्ट बना, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ आपने रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना प्लस CO2 गैस। ये मैंने बोला था याद रखने, CO2 गैस रिलीज होती है। ये जब सॉल्ट बना, यहाँ एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, तो एसिड के साथ क्या कंबाइन करता है, जो आपका सॉल्ट बनता है, यानी कि ये आपका क्या होगा, बेस होगा, ये भी क्या होगा आपका बेस होगा। ये सब याद आ रहा है क्लास वाला चीज़, ये सब कुछ। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है, मतलब सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। अब आइए MgOH का होल ट्वाइस एक प्रति अम्ल है, तो आपको याद आ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने इंपॉर्टेंट बेसिस के बेस जो बताया था, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मेटल ऑक्साइड यानी कि आपसे पूछा गया क्या कि जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं नेचर में, उदासीन होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या एम्फोट्रिक होते हैं। देखिए इसी लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो आपका जब आप एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता प्लस वाटर बनता है। अगर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इधर आपका क्या होगा, एसिड और बेस। देखिए एसिड है और ये बेस, यानी मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है आपका, बेसिक नेचर का है। यानी आपसे कभी भी पूछ ले मेटल ऑक्साइड का नेचर प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, न्यूट्रल उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उभयधर्मी। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी जो नेचर है वो क्या है, आपकी बेसिक नेचर की है। क्लियर है भाई। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। मेटालिक ऑक्साइड, देखिए मेटालिक ऑक्साइड मतलब आप समझ रहे हैं, मेटालिक ऑक्साइड देखिए जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, जिनका बहुत ही वीक होगा, तो देखिए ऑक्साइड मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और मेटालिक मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई मेटल होगा। यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आपका क्या बनेगा, ये आपका मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपका कॉपर है, क्या एक मेटल है, जब इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया क्या किया, आपका कंबाइन कर गया, ठीक है, तो जो आपका बनेगा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार अगर आपने एक और मैटर ले लिया, Mg ले लिया है, और आपने ऑक्सीजन के साथ इस मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका क्या है, ये आपका मेटल ऑक्साइड है। ये क्या हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो ये मेटल ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप बोल दिए, लेकिन क्या आप मुझे प्रूव कर सकते हो? तो देखिए मेटल ऑक्साइड मैंने लिया, ये आपका कॉपर ऑक्साइड, या फिर मैं इसको ले रहा हूँ MgO को, ठीक है भाई। MgO ये क्या है आपका मेटल ऑक्साइड है। जब मैंने मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाला तो मुझे क्या मिला, मुझे ये देखने को मिला जो फॉर्मेशन हो रही है MgOH का होल ट्वाइस, यानी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका OH माइनस प्रेजेंट है। और आपको पता होना चाहिए, क्लासेस में बताया है बेस में क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि जब बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसका डिसोसिएशन होता है, तो कौन सा आयन मिलता है, OH माइनस आयन। एक और एग्जांपल अगर ले लूँ मैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगा, CaOH का होल टाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यही देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, OH माइनस। तो देखिए मेटल ऑक्साइड का नेचर आपको पता चल गया क्यों बेसिक होता है। लेकिन हर मेटल ऑक्साइड, यानी कि ऑल मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके, ये भी याद रखिएगा, ऑल मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक नेचर के नहीं होते हैं दोस्त, ये भी याद रखिएगा। ऑल मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब याद रखिएगा ये कैसे डिसाइड होता है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना भाई, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है ना, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है और +3 है, अगर ये है तब इसकी नेचर बेसिक नेचर की होगी। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो इसकी नेचर कैसे होगी, M4 टेरिक होगी, यानी कि उभयधर्मी होगी, जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रही होगी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, जो है आपका क्रोमियम। ये आपके एग्जाम में इसीलिए पूछता है, और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ये क्यों पूछा है कि जो क्रोमियम ये आपको एज इट इज़ दे दिया गया था, ठीक है, और पूछा गया था कि इनमें किस जो नेचर है बेसिक नेचर का है। तो देखिए यहाँ पर देख लिया गया क्रोमियम एक मेटल है। अब मेटल का ऑक्साइड हम लोग रट के रखे हैं, ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन एक्सेप्शन है मेरे भाई, और इसमें भी देखिए मैंने क्या बोला, +1 +2 +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो ये कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। और क्रोमियम का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, लेकिन फिर भी ये कैसा नेचर शो करता है, तो एम्फोट्रिक नेचर शो करता है, यानी कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये मैं देखिए ये तो ठीक है, बहुत डिटेल है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। एक और मैं आपको बता दूं कि अगर +5 है, +6 है और +7 है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, ठीक है भाई। ये मेटल ऑक्साइड का ही मैं बात कर रहा हूँ, यही मेटल ऑक्साइड की मैंने ये तीनों कंडीशन ले लिया, ठीक है भाई। यही मेटल ऑक्साइड का अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा तो, लेकिन इसमें भी एक आपका एक्सेप्शन याद रखना है, भी यानी कि वेनेडियम +3, ठीक है, और एक है वेनेडियम +5। तो देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका नेचर तो बेसिक होगा, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। बट ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप एसिडिक ट्रिक नहीं मारिएगा, ये भी आपका M4 ट्रिक होता है। तो एक तो ये याद रखिएगा, और एक क्रोमियम वाला याद रखिएगा मेटल में। और बाकी मेटल ऑक्साइड कैसा होता है आपका, मेटल ऑक्साइड मैंने बता दिया भाई, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके बेसिक इन नेचर के होते हैं, पूरा कंप्लीट। अब देखिए इतने लेवल पर पढ़ने के बाद आपका सवाल नहीं छूटेगा किसी भी एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने कहा एक बार अगर इनरोलमेंट कर रहे हैं तो शिद्दत से पढ़ लीजिए मेरे साथ। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि विच वन इज वीक एसिड। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, क्या आपको याद आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एग्जाम्पल? मैंने आपको बताया है भाई कि मैंने आपको क्या बताया, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया था आपको। एक है आपका HCl, एक है आपका H2SO4 और एक है आपका HNO3 है, ठीक है। और मैंने एक बताया, अब बाकी इसके अलावा जितने भी एसिड होंगे वो क्या होंगे, आपके वीक एसिड होंगे। अब आपको मैंने ये भी बताया जो आपका वीक एसिड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं या फिर कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं, क्योंकि मिनरल से हमें ये एसिड प्राप्त होती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट जो है ना, भूमि के अंदर से हमें ये चीज़ को निकालते हैं। और मैंने एक बताया आपको स्ट्रॉन्ग बेस में भी मैंने 3 बेस के बारे में बताया है, NaOH, KOOH है और आपका CaOH का होल ट्वाइस है। और एक मैंने आपको बताया वीक बेस में आपको एक याद रखना है, केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, बस इतना आपको याद रखना मैंने कहा था। बाकी इसके अलावा जो भी है आपके वो वीक बेस में आएंगे। अब आइएगा ध्यान से सुनिएगा कुछ चीज़ें। अब देखिए यहाँ आपको बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो एक आपको यह बोला गया HCl। तो अब देखिए HCl दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए यहीं पे गलत हो गया ये ऑप्शन, यानी HCl क्या आपका भाई वीक एसिड है।
सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपसे पूछा गया विच वन इज़ वीक एसिड, तो HCl यहाँ अगर नहीं है, यहाँ HCl है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद HCl यहाँ पर है, तो अगला चलिए देखते हैं। अच्छा पहले इसमें से वीक एसिड इसी में से छाट लीजिए, फिर यहाँ आ जाएंगे आराम से। HCl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3CO डबल OH, H2SO4 ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl H2SO4 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जो भी होगा वो आपका क्या होगा, वीक एसिड होगा, यानी CH3C डबल OH और H2SO3 और एक आपका है H2CO3, ये सभी जो है आपके क्या है, वीक एसिड हैं। तो देखिए CH3C डबल OH H2CO3 वीक एसिड है, ये सही बात है। आ गया ये HCl, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये गलत हो गया। H2SO पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड गलत हो गया, ये आपका H2SO ये गलत, यानी कि ऑप्शन ए जो हो गया आपका सही उत्तर। वीक एसिड कौन हो गया, दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए पूरा आपका एसिड बेस सॉल्ट हम जितना पढ़ाए हैं ना, उससे ज़्यादा चीज़ आपका रिवाइज भी करा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगर देखिए इस लेवल से अगर आप पढ़ के जाते हैं और थोड़ा सा अगर इसके बाद भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो साइंस से हिलाएगा नहीं सर, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो। फोर्थ क्वेश्चन, सभी अम्ल के लिए आम तत्व है, यानी कि कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड। तो आप मुझे ये बताइए जो कॉमन एलिमेंट एसिड के लिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था एसिड के लिए कॉमन एलिमेंट क्या होता भाई, एसिड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एसिड में मैंने आपको क्या बताया था, जब आप एसिड का वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन जब आप लेते हैं एसिड का, यानी कि जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं एसिड को, तो आपको क्या मिलता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पॉजिटिव आयन, जैसे कि आपका HCl, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आपको क्या मिला, H प्लस Cl माइनस। बताइए मिला कि नहीं मिला। अब आइए ऑप्शन में आइए, ब्रोमीन है कॉमन तत्व, या आप और दूसरा एसिड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। H2SO4 का जब आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आपको क्या मिला, H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। उसी प्रकार आपने HCl हो गया, HNO3 हो गया, जब आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो क्या मिला, H प्लस NO3 2 माइनस। तो आपको क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, H प्लस H प्लस H प्लस, ठीक है, तो हाइड्रोजन मिल रहा है। तो बस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए एक सवाल ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, तो ये ऐसा नहीं सोचेगा बहुत कठिन सवाल है सर या फिर बहुत आसान सवाल आपने कराया। ये आपके सवाल आपके किसी ना किसी कमीशन में पूछा है, JSSC ने पूछा है, बिहार SSC ने पूछा है, रेलवे ने पूछा है, या SSC ने पूछा है, या फिर BPSC ने पूछा। तो पूरा मिसलेनियस, ये केवल आज का सेशन एसिड पे ही हम खत्म करेंगे और अगले सेशन में मंगलवार कल यानी बेस ऑफ सॉल्ट को खत्म कर देंगे। कम ही करवा पाएंगे ना भाई, क्योंकि एक क्लास में मुझे बेस सॉल्ट दोनों खत्म करना है। तो चलिए अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल को और भी टफ किया जाए। अब देखिए ये सवाल अब 2022 का पूछा है, अब 2023 2024 में यही सवाल को अब क्या सेम एज इट इज पूछेगा कमीशन, नहीं, इसको थोड़ा सा टिपिकल करेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया। अब आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं वो भी कोर्सेज में, तो इसको अब और डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। कैसे, अब देखिए प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं, यानी कि द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पहले आप समझिए क्या बोला आपको कि प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन लिया है, यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया वाटर का, तो आपको क्या मिला, H प्लस Cl माइनस। अब देखिए आपको ये पता है कि HCl क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिटेल में क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका क्या होता है कि इसका जो डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, मैंने क्या बताया था क्लास में, 90% से प्लस। देखिए ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि बॉर्डर लाइन है कि 90%, मतलब 90% से ऊपर जो सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में देखने को मिलेगा, डिसोसिएशन। उसी प्रकार अगर H2SO4 की बात की जाए तो ये भी क्या है आपकी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें भी आपको 90% प्लस में आपको क्या मिलेगा, डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होगी। लेकिन जब अगर आप वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे होंगे, वीक एसिड का मतलब आपका क्या हो सकता है, अब 3 स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है, एक क्या हो गया आपका HCl, दूसरा हो गया H2SO4 और बाकी एक और क्या बच गया आपका HNO3। अब इसके अलावा जो भी आप एसिड ले रहे होंगे CH3COOH, तो आप इसका जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या फिर आप इस लिख सकते हैं वाटर का, जब इसके साथ सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, CH3COO माइनस और H प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये H प्लस जो डिसोसिएशन जो सॉल्यूशन है बहुत कम मात्रा में होगा, 5% या 6% बोला जाता है, इतने परसेंट में ही होगा।
तो यहाँ पर अब देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, जब आपने अब यहाँ समझिए आपको सॉल्यूशन में या केवल H+ का आयन का कंसेप्ट, अब समझिए 90% से प्लस सॉल्यूशन में केवल H+ ही है, तो यानी कि सॉल्यूशन में मैक्सिमम आपका मोस्टली क्या प्रेजेंट है, H+, यानी कि आयन क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन धनात्मक हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। क्या मैं बोल रहा हूँ, आयन, फोकस करिए आयंस पे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपका आयन, अणु, यही सब चीज़ है इसीलिए। लेकिन अब इस पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपने जब इसका कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आपको क्या मिला, CH3 COO- और फिर आपको मिला H+। अब देखिए ये आपका 5 to 7% होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और जब आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका वाटर में आपने इसको डिजोल्व किया, बाकी जो होता है ये आपके प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट में 90%, 85% ये होता है। तो आपके सॉल्यूशन में क्या मिला आपको, एक तो ये मॉलिक्यूल्स मिल गया आपको, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, एक मॉलिक्यूल्स भी मिल गया, MOLECULS मॉलिक्यूल्स बोलेंगे भाई, यानी इसको अणु कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब और थोड़ा सा आपको अच्छे से हम एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। कि कहने का मतलब ये है कि आपने मान के चलिए कि 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, आपने लिया 10 मॉलिक्यूल्स यानी 10 मॉलिक्यूल्स यानी कि 10 अणु लिया आपने HCl का, ठीक है, और इसको आपने क्या लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डिजोल्व किया आपने इसको, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में डिजोल्व किया। तो 10 के 10 जो, देखिए ये आपका एक HCl हो गया, ये दूसरा HCl हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये 5 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये 5 ही ले रहा हूँ, यहाँ 5 ही बन पाया। तो इसमें आपको जो मिला, जो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, इसमें हर जो इसका डिसोसिएशन में आपको क्या मिलेगा, H+, 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 H+ और H+, ठीक है, समझ में आ गया भाई ये। लेकिन अगर आपने क्या किया, कोई एक वीक एसिड का 5 मॉलिक्यूल्स लिया आपने, 5 मॉलिक्यूल्स आपने CH3 COOH लिया, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स जो आपने लिया है भाई, अच्छे से लिख रहा हूँ, देखिए 5 मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु आपने लिया है किसका, CH3 COOH। अब डिफरेंस क्या है, ये आपका वीक एसिड है और डिफरेंस यहाँ पर क्या था, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो जो डिसोसिएशन होता है, तो 5 पहले मैं बना दूँ फिगर इस प्रकार से, ठीक है, 5 बनाया। तो इसमें क्या देखा गया, मैंने क्या बोला कि इसका जो वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या था, 5 से 6% ही आपका H+ आयन में डिजोल्व ये करेगा। यानी यहाँ देखा गया कि मात्र ये 2 में ही, ठीक है, इस 2 मॉलिक्यूल में ही आपको क्या देखा गया, ये ब्रेक डाउन हुआ आपका CH3 COO- और H+ में, और इसमें ब्रेक डाउन देखने को मिला CH3 COO- H+ में, ठीक है, और ये डिजोल्व ही नहीं हो पाई, ये एज इट इज़ रह गया CH3 COOH। तो अब देखिए ये आपका क्या रह गया, आपका CH3 COOH, ये आपका क्या रह गया, CH3 COOH। एक तो देखिए ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल्स रह गया, ठीक है, ये आपका क्या रह गया, एक मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु रह गया, और यहाँ आपको क्या मिल गया, इन दोनों में आयंस मिल गया। तो यहाँ पर बस वही मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक लिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा पा रहा था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो देखिए जब आप वीक एसिड का सॉल्यूशन, आप कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वीक एसिड का अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन में क्या क्या मिल सकता है, तो मॉलिक्यूल्स मिल सकता है प्लस आयंस मिल सकता है, जैसे यहाँ मिला। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है एक्वस सॉल्यूशन को, देखिए पांचों में पांचों ये ब्रेक डाउन कर जाएगा आपका HCl H+, में। अब इस सॉल्यूशन में भी आपका 90% में, तो मैक्सिमम चीज 90% आप बोल रहे, तो भाई इसमें क्या है, केवल H+ ही है, इसमें भी 90% में H+, इसमें भी 90, तो H+ की ही ज़्यादा केवल और केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है और वीक एसिड देखना है। अब क्वेश्चन, अब आपको क्या बोला यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के विलियन में होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, केवल और केवल आयंस मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन बोथ मॉलिक्यूल्स और अणु और आयन दोनों मिलेगा, नहीं। अगर यहाँ पर वीक एसिड होता तो अब ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ लिया अचानक, आप डायरेक्ट टिक मार देते हैं कि H+ का। लेकिन वीक एसिड में क्या आप उतना सोच पा रहे होते कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़्यादातर आपके क्या होंगे, आयंस ही प्रेजेंट होंगे, मोस्टली आयन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अब अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा सवाल है ये भी। H2SO4 का जो प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्यों करवाया था इंपॉर्टेंट एसिड, और मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ। पहले ये नोट्स देखिए, मैं आपको देखिए इस सिस्टमेटिक वे से जब तक नहीं पढ़िएगा सर, तो कोई सब्जेक्ट पे आपका कमांड नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये देखिए,
एक जगह मैंने अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, इंपॉर्टेंट जितने एसिड है HCl के। अब HCl से जितने क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ मैंने स्टार्ट किया था H2SO4 के बारे में बताया आपको, इसका नाम क्या होता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राज, रसायनों का। इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर मैंने यहाँ बताया कि कंसनट्रेशन, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, कंसनट्रेटेड में समझ रहे हैं कि जिसमें मैक्सिमम आपको जो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका कंसनट्रेशन में H2SO4 प्रेजेंट होगा। इसका जो यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 का, यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन। एग्जाम्पल मैंने लिया अल्कोहल को, अगर आपको इथेन में कन्वर्ट, ये बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में, अगर SSC स्टेट लेवल का अगर पेपर देंगे कि अल्कोहल को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एसिड हो, कंसनट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड, सीधा एसिड का नाम ही पूछ लेगा। या फिर आपको बोलेगा H2SO4 कंसनट्रेटेड, H2SO4 डाइल्यूट, तो इससे भी आप कंफ्यूज होंगे। तो याद रखना कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं। फिर इधर हम आए तो आपको और भी चीज़ें, जितना आपका H2SO4 से देखिए सवाल आपके बनते हैं, ग्रीन विट्रोल, ये सब सीधा आपको पूरा रख दिया। तो ये आपको पूरा कंटेंट तो मैंने दे ही दिया है एप्लीकेशन में। तो अब फिर एक देखिए, अब ये जो आपको यहाँ पर पूछ रहा है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, यहाँ पे क्या बोला कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था, H2SO4 इज यूज टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो H2SO4 का यहाँ पे तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला ऑप्शन जो दिया गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, आपका बेस है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे, चलिए देखिए नोट्स पे हम इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं कि क्यों आपके पास नोट्स होना जरूरी है। कोर्स को आप कितने बार वीडियो को देखेंगे, नहीं पॉसिबल है, आपके पास तो होना जरूरी है नोट्स। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रवृत्ति हाइड्रोजन के आयनों के उपस्थिति के कारण है, ठीक है। यानी कि द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपसे ये सवाल पूछा गया है, जो आयन जो है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की जो प्रवृत्ति आपको मिलती है, ठीक है, वो किसके कारण है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इसका प्रवृत्ति अगर बेस, NaOH क्या आपका बेस है ना भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने बताया था NaOH KOH COH का होल टाइप। तो इसकी प्रवृत्ति कैसे डिसाइड होती है बेसिक नेचर को, OH माइनस के कारण होती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन आयन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड को। अब देखिए NaOH को मैंने यहाँ बताया, ये क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका यूज़ ये सब लंथन जितना चीज़ें यहाँ पे मैंने करा दिया था, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन भाई गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन ए केवल सही होगा। तो आइए, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका हो गया छठा सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग सातवें सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। बहुत अच्छा सवाल। देखिए यही सब सवाल है सर जो आपको एग्जामिनेशन में गलत करवाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको इससे रटा दिया जाता है। अगर आपने मेरा छोटा पैक वाला वीडियो देखा होगा, 8-8 10-10 मिनट की मैं जो साइंस की सीरीज़ चल रहा हूँ, डेली ही आ रही है, ऑलमोस्ट वीक में तो 4-5 वीडियो आ रही है। हर वीडियो में आपका एक एक कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ विथ एग्जाम्पल, और आपको होमवर्क दे करके भी एक क्वेश्चन। और उसमें क्या किया मैंने, कंसेप्ट दे दिया, फिर आपको मैंने उसमें लॉजिक बताया कि कैसे ट्रिक, ठीक है, ट्रिक तो होता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही आपके ट्रिक बनते हैं। फिर आपको चीज़ें बहुत ईजी हो गई। अब जो सेशन किए हैं, अब बाकी हमारे पेड कोर्स के जितने स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ऑप्शन में क्या बोला है कि जो लिटमस को ये क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है ना, डज नॉट अफेक्ट लिटमस, ठीक है, ये क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट आपका लिटमस, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट लिटमस को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगर नीला लिटमस आपका लाल हो रहा है, इट मीन्स ये कॉपर सल्फेट क्या हो रहा होगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बी की बात किया जाए, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अफेक्ट बोथ रेड और ब्लू लिटमस, यह रेड लिटमस को भी प्रभावित कर देगा, ब्लू लिटमस को भी प्रभावित कर देगा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी ये आपका क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। तो हमें तो भाई पता है सर कॉपर सल्फेट क्या है, हम इतना अब तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम कैसे, देखिए एग्जामिनेशन करेंगे, कॉपर सल्फेट है, ठीक है भाई, यानी ये क्या है आपका, पहले तो ये सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस जब करता है तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब देखिए एसिड और बेस में क्या, दोनों एसिड और बेस इसमें प्रेजेंट है। SO4 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का आया है, कॉपर आपका वीक बेस आया, क्यों, क्योंकि भाई बेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस तो हम तीन ही चीज जानते हैं, क्या क्या, एक NaOH, एक आपका KOH और एक आपका CaOH का होल टाइप। अगर कैल्शियम होता, अगर पोटासियम होता, अगर सोडियम होता तो हम बोल देते स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपका HCl
H2SO4 और आपका एक क्या बचा HNO3। अगर आपका NO3 होता, SO4 होता, Cl होता तो मैं बोल देता ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो SO4 देखिए है कि नहीं है, Cl होता तो भी बोल देते, NO3 होता तो भी हम बोल देते ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यहाँ SO4 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का आ गया पार्ट, ये कॉपर है भाई। अब कॉपर यहाँ पे क्या है देखिए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इसके अलावा जो भी आपके क्या है वीक बेस है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हम एग्जाम में तो ऐसे ही हम बनाएंगे ना भाई, ऑप्शन कॉपी पेन छुएंगे नहीं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सुप्रीमेसी में स्ट्रॉन्ग का तो जो सॉल्ट है उसका कैसा होगा, सुप्रीमेसी जो होगा वही चाहेगा, यानी कि सुप्रीम पावर जो होगा वही सॉल्ट का भी नेचर कर देगा। यानी सॉल्ट कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट का जल विलयन क्या हो जाएगा। तो ये अगर एसिड, इसका जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है अगर क्षारीय अम्लीय प्रवृत्ति की है तो जब आप इसे क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कन्वर्ट कर देगा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। लेकिन चलिए हम आपको समझा देते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया भाई। तो यहाँ से हमने देखा ये आपका SO4 कहाँ से आया होगा, आपका H2SO4 से आया होगा, ठीक है। और ये कॉपर कहाँ से आया होगा, यानी कि ये कोई वीक बेस से आया होगा भाई। तो ये जो सॉल्ट है आपका, ये जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट होगा नेचर में, ये आप क्या बोलोगे, आप इसका एसिडिक सॉल्ट बोलोगे, ठीक है। कैसा सॉल्ट बोलोगे आप, एसिडिक सॉल्ट, यानी कि अम्लीय लवण का आप कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है भाई आपका। अब देखिए अम्लीय लवण का अगर आप इसको बोल रहे हैं, यानी कि इसकी pH वैल्यू क्या होगी ये भी आप बता सकते हैं, <7 होगी। ये अगर ब्लू लिटमस पे गिर जाए तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगी। समझ में आ गया आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। प्रबल अम्ल जो है अन्य पदार्थ जैसे कि, देखिए अब यही ऑप्शन जो दिया हुआ है जो लास्ट क्लास हमने कल किया एप्लीकेशन में दोस्त, अब नहीं किए होते तो क्या आप इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को ही नहीं समझ पा रहे होते। क्या बोल रहा है कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ अदर सब्सटेंसेस सच एज मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए क्या आप, यही चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखा था, एसिड जो है आपका, देखिए यही नोट्स कंटेंट जो हम अपलोड किए हैं आपके एप्लीकेशन में, एसिड जो है आपका मेटल कार्बन मेटल हाइड्रोजन के साथ तुरंत क्विकली रिएक्ट करके क्या बना देता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस, और कौन सा गैस रिलीज करता था, CO2 गैस। लेकिन देखिए यही बेस के कंडीशन में क्या होता है, यही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट ही नहीं करता था, कोई रिएक्शन शो नहीं करता था, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और ये बेस दोनों का रिएक्ट करेगा तो क्या ही कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन में बोला गया ऑप्शन में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, प्रबल अम्ल, HCl, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनके स्वाद भाई, उसके स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, यानी कि ये गलत है आपका स्टेटमेंट। और सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल, बिल्कुल जितने भी मिनरल एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी ऑप्शन C इसका सही उत्तर है। क्योंकि हमें क्या बताना था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनमें से उनके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एसिड दैट कंटेन्स, ठीक है ना, एसिड दैट कंटेन अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट। बहुत अच्छा सवाल है ये सर। अब देखिए सोचिए, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है और ये आपका NCERT में भी, आपका एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ, ठीक है भाई। इन एडिशन टू ऑक्सीजन के साथ साथ आपके कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है ना, वो एसिड जिसमें नॉन मेटालिक एलिमेंट है इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, यानी वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, साथ के साथ कुछ अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो उसको आप क्या कहते हैं, यानी वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, H प्लस कंसनट्रेटेड आयन होंगे केवल। वीक एसिड में क्या होंगे, H प्लस के साथ मॉलिक्यूल्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, उसे वीक एसिड कहेंगे। या फिर बोल सकते हैं pH वैल्यू क्या होगी, क्लोजली टू 7 होगी। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता काफ़ी कम होती है। हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड, इस पे हम आते हैं। देखिए ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए कैसे गलत हम इस पे आते हैं। देखिए अभी एसिड मैंने आपको क्या दो तरह के बताए, एक आपके स्ट्रॉन्ग एसिड बताएं, वीक एसिड, फिर एक मैंने बताया कंसंट्रेटेड एसिड, फिर डाइल्यूट एसिड। अभी आपका नोट्स अपलोडेड है, इसके लिए आपको कुछ लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है।
दो एसिड और होते हैं आपके, एक होते हैं ऑक्सी एसिड, एक होता है हाइड्रा एसिड। अब इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं कि एसिड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक होता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं कि वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, देखिए अदर एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। यानी हिंदी में सुनिएगा, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य अधात्विक तत्व भी प्रेजेंट होंगे या अन्य तत्व भी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड। अब देखिए एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल्ड है, देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके साथ साथ आपका देखिए एक नन मेटल प्रेजेंट है, कार्बन। एसिटिक एसिड CH3COOH, देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इसके साथ साथ देखिए कार्बन, एक नन मेटल प्रेजेंट है। अब उसी प्रकार H2SO4 ले लीजिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट, एक सल्फर प्रेजेंट है। तो ये सारे हो गए आपके ऑक्सी एसिड। किसको किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नन मेटालिक एलिमेंट या अदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उसको ऑक्सी एसिड कहेंगे। अब हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, देखिएगा अब देखिए ये आप सब मैंने यहाँ पे पूरा बढ़िया से। अब एक और एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, जो होता है आपका देखिए मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक, यानी कि बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखिए। ये भी आपका देखिए एग्जाम में देखिए डायरेक्ट पूछता है ना कि मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो ये सब रटना नहीं है कुछ भी, ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखिए, ये हालांकि JSSC सीजीएल में नहीं बताया था मैंने कंटेंट, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया, अगर पढ़ने वाले होंगे तो कर लेंगे। लेकिन JSSC सीजीएल में नहीं आ सकता, बिहार में हो सकता है ये आ जाए, उस लेवल का पूछता है, बिहार में अच्छा लेवल चलता है और रेलवे वगैरह के लिए तो रामबान है। विच कंटेन हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट बट नो ऑक्सीजन। अभी ऐसा नहीं है कि JSSC बोल दिया तो नहीं पूछेगा भाई, 2023 है, ये कुछ भी पॉसिबल है 2023 में, क्योंकि लड़कों की तैयारी आपको पता नहीं है किस लेवल पे है। हाइड्रा एसिड यानी कि विच कंटेंट केवल हाइड्रोजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट बट उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि देखिए HCl, HBl, हाइड्रोजन है, अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा हाइड्रा एसिड में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन समझ गया है कि इसमें क्या बोला है कि एसिड जो कंटेन करेगा नॉन मेटालिक एलिमेंट इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, तो इसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड नहीं होगा, लेकिन हाइड्रा स्लैश ऑक्सी में लिखा हुआ है इसलिए ऑक्सी आप इसे बोल सकते हैं। ऑक्सी हाइड्रा में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता ही नहीं है। 10वां सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल जो लास्ट क्लास हमने लिया उस पर ही ये सवाल आपका बनेगा। व्हाट विल वी सी इफ वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा एंड ऐड अबाउट 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। यदि हम धवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। अब सबसे पहले धवन सोडा का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, क्या होता है धवन सोडा का फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ नहीं, ये आपका होता है Na2CO3। अब इससे आप कुछ को रिलेट कर पा रहे हैं एसिड बेस में, ये क्या है आपका कार्बोनेट है, ठीक है, हिंदी में कार्बोनेट ही बोलेंगे। और ये क्या है आपका मेटल है, यानी आपको क्या पूछा है, मेटल कार्बोनेट के बारे में। और मेटल कार्बोनेट को आप कैसे को रिलेट करेंगे भैया, कैसे को रिलेट करेंगे मेटल कार्बोनेट को, बताइए। ये देखिए मेटल कार्बोनेट को आप को रिलेट करेंगे, बोलेंगे सर इस प्रकार से हम मेटल कार्बोनेट को को रिलेट करेंगे, क्योंकि आपने तो पूरा मलाई दे रखा है हमें। हाँ ये रहा, कहाँ गया भाई, ये देखिए मेटल कार्बोनेट को यहाँ से को रिलेट करेंगे हम लोग। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बन एसिड टू साइड कंबाइन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। कौन सा गैस, CO2 गैस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर। देखिए इतना सवाल इसे पूछता है ना, इसीलिए मैं आपको बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पूछा गया कि धवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखने को। तो हम मिला देते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग मिला दिए किसमें, Na2CO3 में मिला दिए। तो जब आप इसको मिलाइएगा इसमें तो आपको क्या मिलेगा देखने को, NaCl, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब एसिड याद करिए मेटल कार्बोनेट से यानी कि धात्विक कार्बोनेट से रिएक्ट करते तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अब देखिए ओनली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, नो गैस इज रिलीज, क्या कोई गैस नहीं निकल रहा है, देखिए तो CO2 गैस निकल रहा है, ठीक है। आइए व्हाइट कलर सेडिमेंट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल नहीं, व्हाइट कलर का सेडिमेंट ये फॉर्म है। ये NaCl सॉल्ट क्या है आपका, वाटर में बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे तो प्रिसिपिटेट की बात ही नहीं हो रही है, सेडिमेंट्स की बात ही नहीं हो सकती है। CO2 गैस इमिट्स विथ स्ट्रॉन्ग बबलिंग, देखिए CO2 गैस विथ इमिट, तो बिल्कुल यहाँ से देखिए CO2 गैस निकल रहा है, तो ऑप्शन यहीं से आपका सही हो गया C।
अगला सवाल, अगला जो ऑप्शन है H2 गैस इमिट्स विथ द साउंड ऑफ POP साउंड। अब देखिए H2 गैस का टेस्ट कैसे करते थे, याद आ रहा, POP से। जब आप क्या करते थे, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते थे, और मैंने पूरा प्रैक्टिकली किया था क्या कि मैंने एक एसिड लिया था HCl और जिंक को मिला दिया, तो जैसे ही मिलाया तो आपका ये हाइड्रोजन गैस निकला। अब ये हाइड्रोजन गैस निकला कि नहीं निकला, इसके लिए हमने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब से उसको पास किया सॉफ्ट सॉल्यूशन में। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे ये हाइड्रोजन गैस आया तो क्या हुआ था, एक बबल निकल रहा, बहुत सारा बबल। जब उस बबल में हमने कैंडल से, ठीक है ना, कैंडल से उसके पास लगाया तो क्या हुआ, एक आवाज हमें मिली। वो आवाज क्या थी, पॉप साउंड। ये पॉप साउंड ने प्रूव किया कि जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है, H2 गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। देखिए ऐसा नहीं दे रहे हैं हम कहीं आपको, मैं फ्री यूट्यूब में दे रहा हूँ ये वीडियो, तो हम आपको टाइम पास करवा दें। देखिए पूरा आपका एसिड बेस सॉल्ट हम रिवीजन करा रहे हैं, जो पेड कोर्स के स्टूडेंट आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। ठीक है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, इजी सवाल है ये आपको। सबसे पहले तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ में आ रहा आपको। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब आपको क्या मैंने बताया, जिसमें कंसंट्रेशन अधिक है एसिड की, यानी उसमें H+ की कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगी, यानी वो कैसा होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि इसमें एसिड में जो होगा आपका कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एसिड में क्या होगा, आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा। H+ कंसंट्रेशन की इसमें क्वांटिटी कितनी होगी, कम होगी। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड, यानी आपके पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड आपको दे दिया गया, जैसे कि आपको लिख दिया गया कि आपके पास कंसंट्रेटेड HCl है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है। ठीक है, यानी इसमें H+ की कंसंट्रेशन मात्रा बहुत ही अधिक है। और अब आपको बोल रहा है कि ये कंसंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूट HCl हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, हमने बताया था क्लास में कि जब भी हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को अगर डाइल्यूट एसिड अगर हमें बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है भाई, पानी में क्या करते हैं, वो कंसंट्रेटेड HCl को डाल देंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड HCl को डाल देंगे, ये वाटर, और डाइल्यूट एसिड फिर आपका बन जाएगा, एसिड प्लस वाटर हो गया, ये एसिड आ गया, कंसंट्रेटेड वाटर, यानी पानी में कंसंट्रेटेड एसिड। पानी में अब कभी भी देखिए यहाँ पर डालने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में। लेकिन अगर आप गलती से एसिड में अगर आपने पानी डाल दिया, ठीक है ना, ये पानी आपने डाल दिया इस कंसंट्रेटेड HCl में, अगर ये प्रोसेस आपने कर लिया भाई, तो कर लिया तो आपने ये डाइल्यूट को बनाया ही बनाया। क्यों डाइल्यूट बन गया, एसिड प्लस वाटर आ गया, ये एसिड था ये वाटर गया, लेकिन इस प्रोसेस में इतने अमाउंट में जो हीट निकलेगी कि वो चांसेस है कि ये एसिड बाहर भी छिटक के आ जाए, इधर आसपास छिटक पड़ जाए आपके शरीर पे, आपके बॉडी में भी। तो इसलिए ये प्रोसेस हम कभी भी नहीं अपनाते हैं। तो कौन सा प्रोसेस, वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड, तब जाकर के आपका क्या बन जाएगा, आपका डाइल्यूट एसिड। ठीक है, यानी डाइल्यूट एसिड मतलब वाटर भी आपका आ जाएगा और आपका एसिड भी आ गया अब आपका। तो क्या किया हमने, वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड, तो वाटर में कंसंट्रेट यानी कि पानी में सांद्र अम्ल, यही रहा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12वां ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज नॉट सीक्रेटेड इन द स्टमक एज एन इनग्रेडिएंट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने आपको क्या बताया, एक तो HCl होता है और कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पोटासियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये नहीं होता है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपसे कि डैश कैन डिजॉल्व गोल्ड। गोल्ड को आप कहाँ पर डिजॉल्व करते हैं, पता है आपको कि सोना, ठीक है ना, सोना जो है एकमात्र ऐसा आप बोल सकते हैं धातु है, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, जो आपको क्या हो सकता है, जो कहीं भी डिजॉल्व नहीं करता। ठीक है, वो कहीं भी घुल कहीं और आप उसको कहीं अब देखिए कहीं भी अगर रिएक्शन टेक प्लेस ये करेगा नहीं, जितने भी इनट मेटल है ना वो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करते, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फुलफिल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप स्टेबल है तो आप कहीं क्या बाहर जाइएगा, नहीं जाइएगा, और अगर आप फ्री हैं तभी आप किसी और काम में व्यस्त हो सकते हैं। उसी प्रकार गोल्ड क्या कंप्लीटली एक स्टेबल है, आपका इनट मेटल में आता है। ठीक है, तो अगर ये स्टेबल है तो सिंपल सी बात, ये कहीं भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको गोल्ड को, अब आपके पास गोल्ड का चैन है, ठीक है, अब उस चाहते क्या हो कि वो जो चैन है अब आप उसको रिंग में कन्वर्ट कर दे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस गोल्ड का हमें एक सॉल्यूशन बनाना होगा लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको क्या करेंगे, जो सोनार होंगे
वो क्या कहेंगे, एक उसको अलग ढांचा देंगे। तो गोल्ड को तो कहीं आपको डिजोल्व करना पड़ेगा, तो गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको बोला जाता है एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। रॉयल एसिड का भी नाम देते हैं, इसे अम्ल राज भी कहते हैं। रॉयल एसिड का नाम इसलिए क्योंकि सोना जो गोल्ड एक रॉयल चीज़ है भाई, रॉयल लोग ही इसे यूज़ कर पाते हैं, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को भी बोल दिया जाता है रॉयल एसिड भी बोला जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनाया गया, या फिर आपके सोने में जैसे काले धब्बे वगैरह आ जाते हैं, हाँ, तो उस काला धब्बा वगैरह को भी साफ करने के लिए हम इस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, ये रहा आपका एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, इसमें ही हम इस पर क्या करते हैं, सोने को साफ करते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आप इस सोने को अगर आप इस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में डुबाते हैं, डिजोल्व करेंगे, तो ये जो एक्वा रिजिया जो होते हैं एक सॉल्यूशन होता है, एक इसमें जो होते हैं मिक्सचर कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है। इसमें मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका HCl, दो एसिड होते हैं, एक HCl और एक HNO3। अब आपसे ये पूछता है कि कितने अमाउंट में HCl और HNO3 प्रेजेंट होते हैं, तो HCl कितने अमाउंट में कितने रेशियो में पूछा जाता है, तो 3 रेशियो में, और आपका HNO3 कितना होता है, 1 रेशियो में। तो 3:1 का रेशियो होता है HCl इंटू HNO3, यानी कि HCl कितने रेशियो में, 3, और HNO3 कितना, 1। तो ये आपका जो आपका HCl, ये भी याद रखिएगा, ये आपका बाय बर्थ आपके बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू आपका गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ये भी आपके पूछता है। स्टमक का HCl वैल्यू भी पूछ, सॉरी, स्टमक का आपका ये क्या बोलते हैं pH वैल्यू भी पूछ लेगा, तो कितना बोलोगे, 1.5 से 2 तक बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एक्वा रिजिया समझ में आ गया क्या है। तो वो जो आपने एक सॉल्यूशन बना लिया ना HCl HNO3 का, जिसमें 3 रेशियो में HCl रखा और 1 रेशियो में HNO3, तो वो सॉल्यूशन में जब आप इस गोल्ड को डिजोल्व करते हैं, तब जाके ये गोल्ड क्या करता है, एक रिएक्शन शो होता है, और गोल्ड का क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट ये घुल जाता है, और इसको बाद फिर जो है सोनार उसको कोई दूसरे कोई भी आपको जो भी चीज़ बनाना होता है वो फिर बना लेता है। तो ये गोल्ड के लिए स्पेशली, और प्लेटिनम भी बोल सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब जब जेई वगैरह का पेपर देते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो एक्वा रिजिया का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स लेस H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम H+ आयन देता है। कम H+ आयन देता है मतलब वो एसिड जिसका डिसोसिएशन कम होगा। डिसोसिएशन किसका कम होता है, वीक एसिड का, उसमें 5 to 6% ही क्या होता है, H+ आयन वो सॉल्यूशन में देता है। तो वीक एसिड में कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन है, HCl H2SO4 HNO3। तो HNO3 H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है 90% से प्लस, ये सॉल्यूशन में यही प्रेजेंट होता है H+। तो हमें पूछा है लेस H+ आयन, तो CH3COOH जो आपको क्या देता है, CH3COO माइनस प्लस H+ होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 15वां सवाल क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स। क्या जो है इसमें स्टेटमेंट कथन जो है सही गलत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, स्टेटमेंट बेस दे के हम छोड़ देते हैं इतने बड़े क्वेश्चन, लेकिन देखिए कितना ईजी है अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि एन एसिड दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज विथ आयंस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, फॉर एग्जाम्पल ये, यानी एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। एग्जाम्पल ये, क्या मैंने अब समझ में आ रहा है, जो वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, वो अम्ल जो पूरी तरह से केवल और केवल जो सॉल्यूशन, यानी जब आपने एसिड को पानी में लिया डुबा दिया तो आपको वो कंप्लीटली वो एसिड क्या हो गया, आयन के फॉर्म में डिजोल्व हो गया। तो वो कहाँ होता है, वो कौन सा एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता था, HCl H2SO4 HNO3। तो ये सही हो गया, ऑप्शन स्टेटमेंट ए सही है। अब स्टेटमेंट बी पे आइए। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है कि अ वीक एसिड दैट इज पार्सली आयोनाइज इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन, फॉर एग्जाम्पल ये, यानी कि वह अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है, मतलब जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है वाटर में, वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, टूटता नहीं है, तो उसमें जो आयंस H+ के होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो वो कैसे होते थे, वीक एसिड होते थे। वीक एसिड कौन कौन, जो आपका HCl H2SO4 HNO3 नहीं होगा। तो क्या क्या आपको यहाँ लिखा हुआ, CH3COOH बिल्कुल वीक एसिड है, H2SO कार्बोनिक एसिड बिल्कुल वीक एसिड है, HNO3 ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, ये वीक एसिड नहीं है भाई। HNO3 का तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्या पूछा है, क्या पूछा था आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स। तो क्या यहाँ बोल रहा है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट तो नहीं होगा। HNO3 तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं तो बोथ ए एंड बी आर भी करेक्ट नहीं, बोथ ओनली ए इज करेक्ट। तो यस ओनली ए इज करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना भाई। 15वां सवाल का उत्तर मिल गया ऑप्शन ए। अच्छा अगला ऑप्शन भी पहले पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है आपका, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो ये तो नहीं भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर। अगर देखिए ये एक बार देखिएगा HNO3 यहाँ पर है कि नहीं है भाई, ठीक है ना, इसको आपको एक बार देखना होगा।
जहाँ तक मुझे लग रहा है डाउट कि ये शायद, क्योंकि देखिए यहाँ आपका दिया है क्या, CH3COOH H2SO4, ये HNO3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड, तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर मान ले दे दे 1% के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, 1% के लिए मान ले रहे हैं हम, यहाँ हो सकता है आपको दिया होगा H2SO3, ठीक है ना, H2SO3 आई थिंक, मुझे लगता है H2SO3 ही दिया होगा, सल्फोनिक एसिड ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका वीक एसिड है, तो ये आपका इस केस में आपका बोथ एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों वीक एसिड है तो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का उत्तर हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट ये। लेकिन अगर HNO3 था तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अच्छा सवाल है, ये तो मैंने आपको करवा भी दिया भाई, समझिए एक तरह से रिपीट हो गया है। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन, इथेनॉल को अगर इथेन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते थे, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अब। अगला सवाल 17वां सवाल क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है अम्ल के बारे में। इट फॉर्म H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट, बिल्कुल सही है। इट इज़ बीटर इन टेस्ट, भाई ये कड़वा तो नहीं लगता, ये खट्टा लगता है, यानी कि यही सही नहीं है। बाकी ये देखें, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, बिल्कुल सही है, नीले लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट, सॉरी नीले को ये लाल में बदल देता है। और रिएक्ट विथ मेटल एंड बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एक चीज रिमाइंड करता है क्या करता है, सॉल्ट देता है, CO2 गैस प्लस वाटर देता है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये 18वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस तरह के सवाल आपके देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो किस तरह से लड़के गलत करके आते हैं या फिर इनको बना ही नहीं पाते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि आपसे कोई भी ऑक्साइड, यहाँ तो आपका ये जैसे पूछा है कि इनमें से डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, आपसे पूछ ले कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक बेसिक नहीं है, या कौन सा ऑक्साइड इसमें आपसे पूछ लेगा कि ये उदासीन है या न्यूट्रल है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। या आपको यहाँ पे आपके सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं अरेंज करने के लिए, पीएच वैल्यू को भी अरेंज करने के, या फिर उसकी एसिडिटी को, यानी कि उसके एसिड की कंसंट्रेशन को या बेसिक के कंसंट्रेशन से आप इसको अरेंज करने के लिए भी इससे पूछ सकता है। देखिए कैसे बोलेगा। सबसे पहले समझिए कि आपको ऑक्साइड के बारे पता करना है कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर वो उदासीन है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। देखिए ये मेरा कंटेंट में हमने दे रखा है, इसको भी हमने यहाँ लिखा था ये टॉपिक कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्साइड इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। ये क्लास में नहीं लिया क्योंकि ये मैंने कंटेंट में डाल दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए अभी। तो कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है ना, वो आपका ऑक्साइड क्या हो सकता है, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, यानी धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, या फिर अधातु के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड आपसे पूछ लेगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड या फिर अधातु ऑक्साइड पूछ ले तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई कर दो, तो हमेशा अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड इट मीन ऑक्साइड की जब भी बात आ रही हो तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की, ठीक है ना, ऑक्सीजन। और मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ आगे कह दिया मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, मेटल है प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया, आपका मेटल ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो ये जो आपका एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि मेटल आपका मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया, MgO बनाया, तो ये क्या हुआ, आपका मेटल ऑक्साइड हो गया। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इसकी नेचर कैसी होती है, तो हमेशा याद रखना है इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, बेसिक इन नेचर होता है इनका, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है, हमेशा याद रखना। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। जितने भी मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये अगर आपको पता करना है कैसे, तो देखिए आपका जो मेटल ऑक्साइड था ये MgO, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, इस MgO को हमने क्या किया, वाटर में डाल दिया, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बना आपका MgOH का होल ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कैसा है, OH माइनस प्रेजेंट है, यानी बेसिक इन नेचर, क्लियर, प्रूव हो गया। तो लेकिन ये भी याद रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि सारा मेटल ऑक्साइड आपका क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड ही बनाता है। इसका बस एक इतना ही आप लेकिन याद रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है केवल कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसके कैसे नेचर होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हैं तो आपका क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस, बेसिक ऑक्साइड हो गए क्योंकि OH प्रेजेंट है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिया कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसे बना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है,
तो ये बेसिक ऑक्साइड है। ये कैसा है? तो बेसिक ऑक्साइड है। कैसे? तो देखिए इसको जब हमने वाटर में डाला तो क्या मिला आपका? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, लाइम वाटर। तो ये बेसिक OH प्रेजेंट है, बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन अब किसी भी मेटल ऑक्साइड ले जैसे आयरन ऑक्साइड को वाटर के साथ, लेकिन सारा मेटल ऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर +1 ऑक्सीडेशन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये बेसिक नेचर का नेचर शो करेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, क्रोमियम +3 जो है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है और ये कंटेंट मैंने दे दिया तो आप इसको आराम से लिख पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर का बिहेवियर नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन +1 +2 +3 है तो ये बेसिक ऑक्साइड के नेचर का होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्रोमियम, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड मतलब उसमें एसिडिक का भी नेचर होता है ये और बेसिक का भी नेचर होता है। तो ये कब एसिडिक कब बेसिक शो करेगा, ये क्रोमियम डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया। तो ये एक एक्सेप्शन केवल याद रखिएगा। और आप बाकी ये याद रखिएगा जो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और ये क्रोमियम याद रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में दे दे तो। अब आपकी बारी आती है अगर नन मेटल आपको दे दिया जाए। नन मेटल अगर आपका पता, नन मेटल ऑक्साइड मतलब क्या? अभी हमने मेटल ऑक्साइड देखा, नन मेटल ऑक्साइड यानी नन मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, यानी यहाँ क्या होगा आपका? ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और यहाँ आपका क्या होगा? कोई नन मेटल होगा। तो नन मेटल ऑक्सीजन, तो एक एग्जांपल हम आपका ले लेते हैं जैसे नन मेटल का, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, ये एक नन मेटल है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो क्या बना है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बना आपका? एक नन मेटलिक, ठीक है ना, नन मेटेलिक ऑक्साइड बना, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड बना, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड बना। तो ये जो नन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, इनका नेचर कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा जो नन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन 4 आपको ऐसे कंपाउंड याद रखने हैं, यानी कि नन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, CONO N2O और एक वाटर। अब देखिए ये कैसा, पहले ये बताइए कि मेटेलिक ऑक्साइड है या फिर नन मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर ये मेटेलिक ऑक्साइड होंगे तो कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर, एक्सेप्शन एक क्रोमियम को छोड़ के। वो कैसा होता है? एम्फोट्रिक, यानी कि उभयधर्मी होता है। लेकिन आप पहले ये चेक करिए कि मेटेलिक ऑक्साइड है या नन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन क्या? नन मेटल है। यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन नन मेटल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नन मेटल। अगर आप नन मेटल और मेटल यानी कि धातु और अधातु में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, मेटल नन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ सीख जाएंगे आप। तो अब ये मेटेलिक ऑक्साइड तो नहीं है, ये नन मेटेलिक ऑक्साइड है। मैंने कहा कि जितने भी नन मेटेलिक ऑक्साइड है ये क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे, यानी pH की वैल्यू <7 होगा। और अगर मेटेलिक ऑक्साइड मैंने जो यहाँ बताया आपका, ये मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक इन नेचर होते हैं, तो pH कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि ये एक्सेप्शन में मैंने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि ये एक्सेप्शन यानी कि अपवाद इसीलिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये नन मेटेलिक ऑक्साइड होने के बावजूद भी, हाँ, ये नन मेटेलिक ऑक्साइड होने के बावजूद भी ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। ये कैसा शो करता है? तो ये आपका न्यूट्रल शो करता है, और इसीलिए आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन आपके यही जो मैं लिया हूँ इसी से पूछा गया है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। तो अब ये इतना क्लियर हो गया। अब एक और भी पॉइंट आप याद रखिएगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। देखिए एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए कौन इतना रिवीजन करवा देगा भाई, सारा चीज़ मैं लिख करवा दे रहा हूँ। एम्फोट्रिक ऑक्साइड को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। देखिए तो 3 याद रखिएगा, एक तो एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है, उसके बाद एक हो गया PbO या फिर PbO2, और एक आपको एम्फोट्रिक ऑक्साइड याद रखिएगा ZnO। ये एसिडिक और बेसिक तीनों नेचर शो करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए आपको पूछ ले कि अरेंज करना है एसिडिक नेचर को अरेंज, वैसे कि मैं आपको 3 कंपाउंड ले रहा है। एक हो गया CO2, ठीक है, एक हो गया CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और एक हो गया आपका वाटर, ठीक है। अब देखिए इसको आप अरेंज करिए, एक 4 ऑप्शन रहेंगे, मैं 2 ऑप्शन ले रहा हूँ, जैसे कि CO2, कुछ भी ले रहे यार, H2O, मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन में कुछ भी ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे समझाते हैं इसको। देखिए आपको बोला है कि इसको अरेंज करिए कि एसिडिक नेचर, मतलब इनमें से आप हमें ये बताइए किसका सबसे ज़्यादा नेचर एसिडिक होगा, यानी कि एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति कौन सबसे ज़्यादा शो करेगा। एक एक करके आते हैं। ये क्या है आपका CO2, यानी कि क्या है ये क्या है? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है? मेटेलिक ऑक्साइड या नन मेटेलिक ऑक्साइड? ये धात्विक ऑक्साइड या नन मेटेलिक ऑक्साइड है? अधात्विक ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन है? नन मेटल है, यानी ये आपका क्या है? नन मेटल ऑक्साइड है।
NMO मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ ये ऑक्सीजन और ये मेटल के साथ यानी कि ये मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर आइए ये क्या है आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में मैंने 4 आपको एक्सेप्शन याद कराया। कौन कौन? एक आपको मैंने क्या याद कराया? CO। एक मैंने आपको याद किया NO। एक आपको करवाया N2O। और एक मैंने करवाया आपका H2O, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, बट इनका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये तो पता चल गया कि इसकी pH वैल्यू कितनी आएगी भाई? pH वैल्यू इसकी 7 आएगी। यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमने आपको बताया जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी इसकी pH वैल्यू कितनी आएगी? 7 से ज़्यादा आएगी। इसमें एक्सेप्शन एक मैंने बताया था क्रोमियम का, ठीक है, +3, जो कैसा शो करता है? M4 टेरिक नेचर का शो करता है। तो यहाँ तो कैल्शियम है, इसकी बात नहीं, यानी कि इसकी pH वैल्यू कितनी आएगी? 7 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। pH वैल्यू इसकी >7 आएगी। फिर मैंने बताया था एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन इसमें 4 ये आपका एक्सेप्शन था, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होने के बाद भी न्यूट्रल शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए CO2 क्या इसका है? नहीं है, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये आपका एसिडिक नेचर शो करेगा, यानी pH की वैल्यू क्या आएगी? इसमें 7 आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? मोस्टली ये क्या होगा आपका? एसिडिक होगा। मोस्टली एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा प्रबल एसिड होगा। उसके बाद आपका ये आएगा, अगर एसिडिक इन नेचर में अरेंज करना होगा तो CO2 सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका H2O। उसके बाद अंतिम में आपका आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आएगा ये चीज़ आपको? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको अरेंजमेंट करके भी आ सकता है, pH से भी अरेंज कर सकता है आपको। बाकी आपको पूरा यहाँ करवा दिए। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है भाई, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक। देखिए पहले देखिए ऑक्साइड है ये कैसा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये तो एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है, कार्बन मोनोक्साइड। फिर आपको मैंने बताया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। तो ये कैसा है? न्यूट्रल है। ये आइए SO2, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये कैसा है? एसिडिक है। SO3, ये NO2 क्या हो जाएगा आपका? NO2 नाइट्रोजन, यानी कि ये मेटेलिक ऑक्साइड, ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया? आपका SO2, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? SO2, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया आपका भाई? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद ये सल्फर, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक हो जाएगा। ये भी आपका एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक कौन नहीं है? CO नहीं है। ये कैसा है आपका? न्यूट्रल है। तो ये डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, CO जो हो गया आपका न्यूट्रल है। हालांकि ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, होना चाहिए था इसको एसिडिक, लेकिन एक्सेप्शन हमने बताया था 4, कार्बन मोनोक्साइड ना, NO और एक आपका N2O और एक वाटर, ये सभी न्यूट्रल होते हैं। ये नॉन मेटेलिक कैसा था? ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है। इन तीनों का नेचर कैसा है? इन तीनों जो ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनके कैसे नेचर होंगे? तो एसिडिक होगा, pH वैल्यू <7। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वेरिजिया कहलाता है। एक्वेरिजिया में मैंने बता दिया था 3:1 लेते हैं। किसका किसका? नाइट्रिक एसिड का पूछा और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पूछा, यानी कि HNO3 पहले रखेंगे, यानी कि 1:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग ख़त्म करेंगे, 2 सवाल और लेंगे और फाइनल 1 सवाल और लेंगे। 18 लिए भाई, 19 हो गया ना। हाँ देखिए 19 हो गया, 20 लेके फाइनल हम लोग एसिड बेस सॉल्ट कंप्लीट फिनिश कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरह से। अब एसिड से आपका सवाल नहीं छूटेगा। लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए केवल एसिड के हमने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपका पूरा एसिड मैंने रिवीजन करवाया, बेस रिवीजन करवाया और सॉल्ट रिवीजन करवाया। तो ये तरीका है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना होगा सर, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको काम करना पड़ेगा, केवल सपोर्ट करके, लाइक शेयर करके, कमेंट करके, दोस्तों को बता के ना। आपको यहाँ पे कोई खर्च करना, हाँ अब अगर कोर्सेस लेंगे सर तो कुछ अमाउंट में ही फ़ी आपको पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। फिर से मैं आपको दिखा दूं तो यही स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, एसिड मेटल ऑक्साइड सॉल्ट और लवण और वाटर, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी अभी हटाइए, ऑप्शन सी पे आइए। एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए एसिड को आपने रिएक्टिव मेटल के साथ कवर कराया तो क्या मिला? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला था, तो ये बिल्कुल सही है ये भी।
एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको मैंने बहुत बार बताया अभी आपको, जब एसिड के साथ कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। तो भाई ऑप्शन बी ही गलत है। ऑप्शन बी क्या बोला है आपका, एसिड रिएक्ट विथ अल्कली एंड इट इज सॉल्ट विच इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अपघटन रिएक्शन हम जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पता है, अल्कली मेटल क्या होता है, ये सब कुछ तो भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। इस क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोर्सेज में जरूर से जरूर इनरोल करिएगा। और भाई कोर्सेज वाले सारा कुछ आपका एसिड कंप्लीट हो गया, कल हम लोग बेस सॉल्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।